आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, भूगोल का पहला पाठ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसको कहते हैं संसाधन। ठीक है, जैसे आपकी पेन है, कापी है, आपका बस्ता है, आपके कपड़े हैं, आपका घर है, आपका विद्यालय है, मेज, कुर्सी, मोबाइल, ये सब क्या है? संसाधन है, जिनसे हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। ठीक हो क्या? अब इसमें दूसरा पॉइंट है संसाधनों के प्रकार। देखो, संसाधनों को कई प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, अब जैव संसाधन किसे कहते हैं? देखो, एक प्रकार से जो सजीव पदार्थ हैं इस धरातल में जो हमको निःशुल्क प्रकृति की ओर से मिले हैं वो कहलाते हैं जैव संसाधन। जैसे मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, है ना। और अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जो निर्जीव अवस्था में इस धरातल में प्रकृति की ओर से हमको जिनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे बालू है, मिट्टी है, पहाड़ है, खेत है हमारे, है ना। अच्छा, दूसरा प्रकार है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर बच्चों संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जैसा कि उसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, जो जिस संसाधन का प्रयोग हम नवीन तरीके से फिर कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इन संसाधनों का क्या होता है, हम बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटे से घराट का उदाहरण देना चाहूँगी। आपने अपने गांव में घट देखे हैं, घराट, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी के द्वारा चक्की पीसते हैं, आटा पीसता है, फिर उसी पानी को आगे जाके हम नहर के द्वारा सिंचाई के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, या उसी पानी को आगे बांध बना करके विद्युत पैदा कर सकते हैं, है ना। तो बार बार उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसी सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। तो ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अच्छा, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन क्या हुए? जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। देखो, एक बार हमने प्रयोग कर दिया, जैसे पेट्रोल हमने यूज कर दिया, तो फिर उसका हम दोबारा प्रयोग संभव नहीं है, समाप्त हो जाएगा वो। ठीक, तीसरा प्रकार है इसमें स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन तो होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। जैसे मेरी ये घड़ी है तो ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन है, चश्मा मेरा व्यक्तिगत संसाधन है ना। और सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है जिसमें किसी समुदाय विशेष का अधिकार है। जैसे नारायण नगर का आपका विद्यालय जो है पूरे इस आसपास के समुदाय का संसाधन है। ऐसे ही राष्ट्रीय संसाधन हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, ये जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र के लोग करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग उसके प्रयोग करते हैं, तो वो राष्ट्रीय संसाधन हो गए। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का, पूरे विश्व के सारे देशों का अधिकार है। जैसे वायुमंडल है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है वो। ठीक है, चौथा है विकास स्तर के आधार पर। विकास स्तर के आधार पर भी बच्चों संसाधन चार प्रकार के होते हैं। एक तो है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित, तीसरा भंडार और चौथा है संचित। अब संभावी संसाधन का मतलब होता है जिनके किसी स्थान पर होने की संभावना होती है। जैसे अंटार्कटिका में ये माना जा रहा है कि तेल के विशाल भंडार हैं, संभावना है ना। और जिनका हम भविष्य में जब सारे विश्व के संसाधन समाप्त हो जाएंगे तेल के, तो हम वहाँ से तेल निकालेंगे। तो सारे देशों ने वहाँ पे कब्जा कर रखा कुछ हिस्से में, जैसे भारत ने भी वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री करके हमारा कुछ हिस्सा वहाँ पे सुरक्षित है। ठीक है, दूसरे संसाधन है विकसित। ऐसे संसाधन जो आज विकसित अवस्था में है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग है, ये पूरे विकसित अवस्था में है। और तीसरा है भंडार, मतलब जिसका हमारे पास बहुत विशाल भंडार है, लेकिन तकनीकी आदि का ज्ञान न होने के कारण हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपके पिरूल है, चीड़ के पेड़ से जो मिलते हैं, आपने देखा कि कितना बड़ा भंडार है। गर्मियों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण वो बनती है हमारे क्षेत्र में, है ना, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। चौथा है बच्चों संचित। है, तकनीकी का ज्ञान तो है, हमको उसके बारे में पता भी है, लेकिन हमने उसको भविष्य के लिए संचित करके या बचा करके रखा है, तो ये संसाधन कहलाएंगे संचित संसाधन। ठीक हो गया। अब अगला पॉइंट हमारा आता है सतत पोषणीय विकास क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपने इसको 9th में भी पढ़ा था
तो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य के लिए संसाधनों को बचाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात अभी की आवश्यकता तो हमने पूरी करनी है, ऐसा नहीं कि हम सारा भविष्य के लिए बचा के रख दें, नहीं तो हमारा विकास तो रुक जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम अपने संसाधनों का प्रयोग करें कि भविष्य के लिए भी हम संसाधनों को बचाएं। जैसे माना हमने 2 पेड़ काटे तो उसकी जगह हम 10 पेड़ लगा दें, ठीक है। कोयले पेट्रोल का हम पूरा यूज कर ले रहे हैं तो उसके बदले विकल्प ढूंढें कि कैसे हमारा फिर से कोयला बन सकता है, या पेट्रोल हम और कहाँ से, किस संसाधन से इसकी विकल्प के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा विकास कहलाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा। देखिए, ये यूरेनियम और थोरियम खनिजों से के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहलाती है परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। ये बहुत शक्तिशाली होती है बच्चों। देखो, 1 केजी यूरेनियम में 25 लाख केजी कोयले के बराबर ताकत होती है। ये माना जाता है कि केवल 1 केजी यूरेनियम से जितना ताकत हमारे 25 लाख केजी कोयले में होती है उतनी ताकत हमारी 1 केजी यूरेनियम में होती है। तो मानो कितने शक्तिशाली हैं। तो पूरा विश्व आज इसकी होड़ लगी हुई है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, लेकिन इसका सदुपयोग न करके लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको बम आदि बनाने में, ऐसी चीज़ों में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है भूमि ह्रास या भूमि निम्नीकरण। ये कहते हैं बच्चों, भूमि की जो ऊपरी परत होती है वो सबसे उर्वरा शक्ति उसमें निहित होती है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना क्या कहलाता है? भूमि ह्रास या निम्नीकरण कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो भूमि मिट्टी के जो हमारे प्रकार हैं, अब अगला पॉइंट, मिट्टी पूरे भारत में 6 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? देखो, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है बच्चों। हमारे जो उत्तर का मैदान है पूरा जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कहलाती है बांगर, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है वो कहलाती है खादर। दूसरा है काली मिट्टी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कलर कैसा होता है, काला। और ये पाई जाती है हमारी यहाँ सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात वाले हिस्से में। और काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी समझी जाती है। तीसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। देखो, इसका कलर लाल या पीले रंग का होता है। अमूमन बच्चों ये बहुत उपजाऊ तो नहीं होती, लेकिन इससे हम मिट्टी के बर्तन आदि जो बनते हैं, खिलौने आदि जो बनते हैं, वो इस मिट्टी से बनते हैं। चौथा प्रकार है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहते हैं जो पानी के निक्षालन से जो हमको दलदली मिट्टी, बारीक कणों वाली जो मिट्टी मिलती है वो कहलाती है लेटेराइट, और इसका कलर होता है हल्का पीला। ठीक है। पांचवा प्रकार है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी मतलब जिसको हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं। ये भारत में सबसे अधिक राजस्थान और गुजरात वाले हिस्से में पाई जाती है वर्षा की कमी के कारण, और ये बहुत उपजाऊ नहीं होती है। इसमें केवल मोटा अनाज जैसे मक्का है, बाजरा है, मडुआ है, ऐसी चीज़ें बोई जाती है। और लास्ट है पर्वतीय मिट्टी। ये पाई जाती है हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जो पर्वतीय इलाका है इसमें ये मिट्टी पाई जाती है। और इसका फिक्स नहीं है कि एक ही नहीं, कहीं पर ये काली मिट्टी के रूप में पाई जाती है, कहीं लाल पीली मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है। और पेड़ों की जो पत्तियाँ आदि से ये काफ़ी उपजाऊ भी कहीं कहीं पर होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लास्ट इसमें है भू संरक्षण के उपाय। मतलब भूमि को हम कैसे बचा सकते हैं। जो भूकटाव होता है हमारा, भूस्खलन होता है, जिससे हमारी भूमि की ऊपरी परत जो होती है, उपजाऊ परत, बह जाती है, या जल या वायु के द्वारा उड़ के भी मिट्टी की ऊपरी परत निकल जाती है। तो इसका उपजाऊपन, जो असली उपजाऊ मिट्टी होती है, उसका हट जाना। तो इसके संरक्षण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, पहला उपाय तो है समोच्च रेखी जुताई। अमूमन पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर सीढ़ीदार खेत हमने बनाए होते हैं, वहाँ पर अगर हम समोच्च रेखी जुताई करेंगे, मतलब अगर हम खड़ा अगर उसकी जुताई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सारी मिट्टी नालियों द्वारा नीचे के खेत में या आगे को बह जाएगी। तो अगर हम तिरछी जुताई करें तो अगर ऊपर की मिट्टी बहेगी भी तो नीचे वाले में आएगी, फिर उससे नीचे आएगी। तो इसी को कहते हैं समोच्च रेखी जुताई। हेर फेर बुआई, एक खेत में एक ही फसल न बो करके फसल को बदल बदल करके बोना, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। अनियंत्रित पशुचारण पर नियंत्रण रखना। जैसे आपने देखा होगा कि हमने खेत में पेड़ पौधे लगाए थे, घास आदि लगाई थी, या कोई क्या कहते हैं अनाज बोया हुआ था, लेकिन पशु जो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, वो सब पेड़ पौधों को
काट देते हैं, खा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा वो भूमि फिर कमज़ोर पड़ जाती है और भू संरक्षण नहीं हो पाता है। और अगला है वृक्षारोपण। भू संरक्षण का ये सबसे बड़ा उपाय है कि अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा भू संरक्षण संभव हो सकता है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं। ठीक है, इसलिए इस पूरे पाठ में आपने ये सारी चीज़ें जो अभी पढ़ी, ये मेरे को लगता है अच्छे से आपके ये पाठ समझ में आया होगा। तो ध्यान से आप इसको एक बार नहीं कई बार 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 अगर आप देखेंगे तो पूरा पाठ आप अच्छे से समझ जाएंगे। धन्यवाद।